हाय स्टूडेंट्स, 12th क्लास चैप्टर 5 व्युत्क्रम आव्यूह एवं रेखिक समीकरण इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन, जिसके 3 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो नंबर 4 आपके सामने है। सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है। आप पुराने पेपर बोर्ड के यदि चेक करेंगे तो आपको हर पेपर में लगभग एक क्वेश्चन ये आता ही आता है, या तो आव्यूह विधि का आता है बेटा, या क्रेमर नियम का आता है। ये 2 मेथड हैं। दोनों मेथड में से एक मेथड का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाता है। यदि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा तो समझो मैंने जो वीडियो नंबर 3 बनाया था उसमें मैंने ए इन्वर्स आपको बताया था, या फिर वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट मेथड है कि आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या मैट्रिक्स प्रिंसिपल लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। रेखिक समीकरण निकाय को हल कैसे करते हैं, आपने 10वीं क्लास में सीखा था कि 2 रेखिक समीकरणों को हल करना। प्रतिस्थापन विधि सीखी थी आपने, विलोपन विधि सीखी थी, वज्र गुणन विधि सीखी थी। यानी कि आप x और y का मान 10वीं क्लास से भी निकाल के हल कर सकते हैं। बट यहाँ पे 12th क्लास में आपको आव्यूह सिद्धांत का यूज करना है। मैट्रिक्स प्रिंसिपल का यूज करके ही हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं आप बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को सीखेंगे। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं केवल आपको एक ही क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा बेटा। 5 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप सेल्फ करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप 5 नहीं, आप 10 क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। और यदि 5 क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूं तो आपसे एक क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सीखना है। मैं किस टाइप से इसमें मेथड यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या लिख रहा हूँ, ऐसे ही आप भी यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए अपन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। बोर्ड के एग्जाम में क्या लिखाएगा कि आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके दिए गए रेखिक समीकरण निकाय को हल करो। तो समझ जाना, ये मेथड आपके सामने है, इसको यूज़ करना है। सोल्व, फर्स्ट लाइन होगी रेखिक समीकरण को आव्यूह रूप में व्यक्त करने पर, आव्यूह रूप में लिखने पर, देखिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे 5 -3, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2। इतना काम कर लेंगे। फर्स्ट में x का कोफिशिएंट, फिर y का कोफिशिएंट। x का यहाँ पे आ गया, y का यहाँ पे आ गया। प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा। x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 आ गया, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, 2 आ गया। फिर एक दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे। इनमें केवल x और y है तो आपको x लिखना है, y यहाँ लिखना है। बेटा इसमें x भी होता, y भी होता, z भी होता, तो यहाँ x आता, यहाँ y आता और यहाँ पे z आता। ठीक है, मैं आपको x y वाली भी सिखा रहा हूँ और x y z वाली भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक, फिर इक्वल लगाना है क्योंकि यहाँ इक्वल आ गया। फिर मैट्रिक्स लिखनी है। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 आ गया, यहाँ पे 3 है 3 आ गया। जो भी होगा वो यहाँ लिख दिया जाएगा। ये मैट्रिक्स रूप में आ गया। यानी रेखिक समीकरणों को हमने आव्यूह रूप में लिख दिया, मैट्रिक्स वाली फॉर्म में लिख दिया। फिर यहाँ आएगा एम्प्लाइज a बड़ा x बड़ा इज इक्वल टू b। फिर एम्प्लाइज x इज इक्वल टू, हमको x का मतलब ये कैपिटल क्यों लिखा है, क्योंकि मैट्रिक्स का हमेशा मैंने कहा था कि मैट्रिक्स के जो नाम होते हैं उनको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा चैप्टर मैंने बताया था, आपको पता है। x इज इक्वल टू, यहाँ से a को उठाना है तो दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, b a इनवर्स, या यहाँ पे a इनवर्स लगाएंगे, यहाँ पे लगा देना a इनवर्स इधर, तो इसको कर देना a इनवर्स b। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इधर क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पहले है तो हम पहले ही लगाएंगे यहाँ a इनवर्स। स्टार्टिंग में a है तो इधर a इनवर्स लगा दिया। जहाँ वेयर a क्या है, a का लिखेंगे कि a हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स है 5 -3 1 और 2।
कैपिटल एक्स क्या है उसको भी राइट कर देंगे, एक्स और वाई वाली मैट्रिक्स है जो कैपिटल एक्स है। फिर बी वाली मैट्रिक्स राइट कर देंगे, 2 और 3, ये बी वाली मैट्रिक्स आ गई। यानी ये तो ए वाली मैट्रिक्स थी, ये एक्स वाली मैट्रिक्स है, ये बी वाली मैट्रिक्स है, जहाँ ए इक्वल एक्स इक्वल बी इक्वल हमने राइट कर दिया कि जो लिखा है हमने एम्प्लाइज ए एक्स इक्वल टू बी, तो ए एक्स बी के बारे में लिख दिया है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि जो समीकरण 1 है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से आंसर निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसकी रिक्वायरमेंट है, किसकी आवश्यकता है? बेटा एक्स तो हमारे पास में है, नो प्रॉब्लम, बी हमारे पास में है, नो प्रॉब्लम, केवल प्रॉब्लम है ए इनवर्स की, यानी कि हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। और ए इनवर्स फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम कतई नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तीसरा वीडियो जो बनाया है या जो दूसरा वीडियो बनाया है उसमें मैंने आपको ए इनवर्स फाइंड करना बता दिया कि ए इनवर्स को बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह, 2/2 की आए चाहे 3/3 की आए। 3/3 वाले तो मैंने तीसरे वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए थे कि सभी का ए इनवर्स निकालना है। तो मेरे इस ख्याल से आपने सभी ने फाइंड कर लिया होगा कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। 2/2 का भी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया था कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एड जॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। तो ए इनवर्स निकालने से पहले मैंने बताया था कि हमेशा याद रखें सारणिक ए का मान निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम सारणिक ए का मान निकालेंगे पहले, चूँकि सारणिक ए, बताओ मैट्रिक्स से सारणिक बना देंगे। ये सारणिक का सिंबल होता है 5 - 3 1 2 इज इक्वल टू 5 2 जा 10 -3 एक -3 प्लस का 3, ये आ गया 13। 13 डज नॉट इक्वल 0 कि जो राशि आई है हमारे पास में यह 0 नहीं है, 0 नहीं है तो इसका मतलब ए इनवर्स पॉसिबल है, ए इनवर्स संभव है। तो मैं इसके आगे नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, क्या लिखूँगा? इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। हमने राइट कर दिया बेटा, इसलिए सो ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स पॉसिबल है। फिर ऐड जॉइंट ए भी मैंने राइट कर दिया है। कल मैंने ऐड जॉइंट ए फाइंड करना बताया था। मैंने कहा था इन दोनों का तो स्थान बदलते थे और इन दोनों का चिन्ह बदलते थे, याद आया? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी वर्गाकार आव्यूह का ऐड जॉइंट ए सहखंडज आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं? इस वाले को यहाँ, यहाँ वाले को यहाँ लिखते थे और इन दोनों का चिन्ह बदलते थे तो ऐड जॉइंट ए ज्ञात हो जाएगा। तो हमने ऐड जॉइंट ए ज्ञात कर दिया है। अब हम निकालते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता था ऐड जॉइंट ए अपॉन सारणिक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सारणिक ए का मान 13 था और ऐड जॉइंट ए का मान आपके सामने है 2 3 -1 5। ए इनवर्स का मान आ चुका है, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। हम लिख देंगे समीकरण 1 में ए इनवर्स का मान रखने पर, या फिर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट बी एम्प्लाइज कैपिटल एक्स भी हमारे पास में है एक्स वाई मैट्रिक्स। ए इनवर्स आ गया 1/13, फिर मैट्रिक्स 2 3 -1 5। बी हमारे पास में है 2 और 3 इक्वल 1/13, फिर मैट्रिक्स। दोनों मैट्रिक्स का गुणा करना है। हमने दो मैट्रिक्स का गुणा करना आपको बता दिया था। मल्टीप्लाई ऑफ 2 मैट्रिक्स कैसे करते हैं? इसकी पंक्ति का इसके स्तंभ के साथ गुणा किया जाता है। 3rd चैप्टर में मैंने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गुणा करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो बेटा इस पंक्ति का इस स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 दूआ 4 प्लस 3 तिया 9। अब दूसरी पंक्ति का इसमें करेंगे -2 एकम 2 प्लस 5 तिया 15, ये हमने गुणा कर दिया 1/13। ये हो गया 4 + 9 13, ये भी आ गया 13।
1/13 का मतलब है इसमें गुणा करेंगे, या ऐसे समझ लो 13 का भाग देंगे, तो 13 का भाग देंगे 13 में, तो 1 आ गया, नीचे भी 13 है, यहाँ भी 1 आ गया, ये भाग चला गया। और इधर है बेटा x और y एम्प्लाइज। अब देखो इक्वल का मतलब होता है पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। संगत अवयव की तुलना करने पर, संगत अवयव की तुलना करने पर हम राइट कर देंगे कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सो x इक्वल टू 1 ब्रैकेट अंडरलाइन, y इक्वल टू 1 ब्रैकेट अंडरलाइन। ये हमारे पास में आव्यूह विधि से समीकरण निकाय का हल प्राप्त हो गया। अब हम चाहें तो चेक कर सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया वो सही है या गलत है। अब बताओ कैसे चेक करेंगे बेटा? इस x एंड y के मान को जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे रखी थी वहाँ पे जाके रख देंगे। यदि सेटिस्फाई करती हैं तो 100% आपने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किया है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। या फिर आपके मान सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो समझो आपने रॉन्ग कर दिया। और रॉन्ग कहाँ पे होता है ये भी सुन लो। क्वेश्चन रॉन्ग होता है केवल मल्टीप्लाई करने में, यहाँ आप जल्दीबाजी में मिस्टेक कर देते हैं, और जब यहाँ मिस्टेक हो जाती है तो फिर उससे डिवाइड करने में दिक्कत आती है। डिवाइड नहीं होता है तो समझ जाना आपने मिस्टेक कर दी। या फिर मिस्टेक होती है ऐड जॉइंट में, तो ऐड जॉइंट ये तो बहुत सिंपल है कि इनका तो स्थान बदलते हैं, इनका चिन्ह बदलते हैं। तो हम ये जानें कि आपको आव्यूह विधि समझ में आ गई, यानी मैट्रिक्स मेथड से रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो हम आपको अब 5 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, जैसे हमने किया है वैसे ही आप करेंगे तो आंसर आएगा श्योर। ठीक है बेटा, तो आप देखिए मैं राइट करता हूँ आपके सामने। देखिए हमने आपके सामने 5 क्वेश्चन राइट किए हैं, 1 2 3 4 5। इन सभी को आव्यूह विधि से हल करेंगे। आंसर जो आएगा उसको यहाँ x की जगह y की जगह रख के देख लेना, ये राइट हैंड आ जाए, समझ जाना आपका क्वेश्चन करेक्ट है। तो आप 5 क्वेश्चन के आंसर भी सेल्फ चेक करेंगे, और 5 क्वेश्चन करने हैं। यदि आप 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो ये मान लेना आपको आव्यूह विधि में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 2/2 वाली दी हैं, केवल x और y की दी हैं। जब x y की यदि आपसे हो जाती है तो x y z की भी हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन आपको x y z का भी सोल्व करा देंगे। ठीक है बेटा, तो हम आपको ये इतना जो वर्क दिया गया है ये वर्क आप कंप्लीट कर लें, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रेमर नियम सिखा देंगे। इसी के साथ आपका फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा, फिर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि इस चैप्टर के सभी मेथड आप पढ़ लिए हैं। फिर कोई देख लें क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा फिर वो सोल्व कर देंगे। तो आपको मैंने आज क्या बताया बेटा? आव्यूह विधि के द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना, यानी मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना। ओके, बाय बाय। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।